हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपना सेकंड चैप्टर कल कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको भेज दिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजे हैं मैंने आपको, जिन्हें आप अपनी कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम यहाँ पर अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेशों से वस्त्र तक। कि रेशे क्या होते हैं और वस्त्र क्या होते हैं। आप डेली यूज़ में जो भी कपड़े पहनते हैं वो हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती हैं, वो कपड़े बने किससे होते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में आपको कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज दे देना चाहती हूँ कि जो वस्त्र होते हैं वो पादप से प्राप्त होने वाले स्रोत और जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि पादपों से प्राप्त होने वाले स्रोत, पादप जो जिनसे वस्त्र बनते हैं, जैसे कि कपास, कपास होते हैं और जूट होते हैं। इसके अलावा जंतुओं से जो प्राप्त होती हैं ऊन, ठीक है, रेशम, इन सब से भी हमें वस्त्र प्राप्त होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 में आपने पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन हमें किससे प्राप्त होती है? भेड़ से, खरगोश से, ऊँट से, याक से, इन सभी जानवरों से उनकी प्राप्ति होती है। रेशम जो होती है, एक रेशम कीट होता है, कोकून, उससे प्राप्त होती है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को हम जांतव रेशे कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जानतर रेशे क्या होते हैं, तो आपको इसकी परिभाषा क्या लिखनी है? आपको इसकी परिभाषा ये लिखनी है कि जानतर रेशे वे रेशे होते हैं जो कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं, या फिर जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को हम जानतर रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए आप अपने एक उदाहरण दे सकते हैं कि हमें किस किस से प्राप्त होते हैं। तो जो ऊन के रेशे होते हैं वो भेड़ और याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट कोकून से प्राप्त किए जाते हैं, है ना। यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? आपने भेड़ देखी है तो आपने देखा होगा कि इसकी जो बाल होती हैं वो कैसे होते हैं, कितने रुईदार होते हैं, है ना। क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती है? हम इसमें उन्हीं सारी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो चैप्टर है रेशों से वस्त्र तक, हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि ऊन का निर्माण कैसे होता है, रेशम कीट जो रेशे का निर्माण करता है रेशम का, उससे धागा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अपने इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। जानतव रेशे, ऊन और रेशम। जानतव रेशे क्या होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशम को जानतव रेशे कहते हैं। तो ऊन और रेशम के बारे में हम पढ़ते हैं। ऊन हमें किन किन से प्राप्त होती है? ऊन हमें भेड़, बकरी, याक, कुछ अन्य जंतुओं से ऊन की प्राप्ति की जाती है। कुछ प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। जो ऊन हम जिन जानवरों से प्राप्त होते हैं उनके जो शरीर होते हैं वो किससे ढके हुए होते हैं? बालों से ढके हुए होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि बालों के बीच में अत्यधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। इससे क्या होता है कि जो वायु होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है ना। तो वो उनके अंदर की जो ऊष्मा होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दियों में उन्हें क्या करती है ना, गर्म रखने का कार्य करती है। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो किस मौसम में पहनते हैं? सर्दियों में पहनते हैं। तो ये उन जानवरों पर, ये जो बाल होते हैं उनके, वो क्या कार्य करते हैं? वायु को आसानी से भरने का, यानी कि अच्छी मात्रा में उसमें वायु भर जाए उसका कार्य करती हैं। जिससे कि क्या होता है कि हमारे अंदर की जो ऊष्मा होती है, वो जो गर्मी होती है, उसको बनाए रखते हैं। इसलिए हमारे मतलब जो उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? आप देखिए, आपके जो सिर के बाल होंगे वो आपको ज़्यादा मुलायम लगेंगे बजाय अपने बाहों और शरीर के बालों से। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। कितने प्रकार के रेशे होते हैं? दो प्रकार के रेशे होते हैं। एक जो होते हैं वो दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। तंतु रूपी जो बाल, यानी कि बॉडी पर जो बाल पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? तंतु रूपी काफ़ी मुलायम बाल होते हैं। तंतु रूपी बाल ऊन कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं, यानी कि
कौन सी ऊन का यूज़ किया जाता है? अगर आप बात करें कि कौन से रेशों का या कौन से बालों का यूज़ किया जाता है जानवरों के जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है, तो आप क्या लिख सकते हैं? तंतु रूपी बाल। बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। ऐसी काफ़ी सारी प्राकृतिक नस्लें बनाई जाती हैं जो कि क्या कार्य करती हैं? केवल रेशे प्रदान करने का ही कार्य करती हैं। भेड़ों की इसके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। ठीक है, वैसे हमने कहा था कि कुछ कृत्रिम रूप से बनाई जाती हैं, तो इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके सिर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तंतु रूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों की चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो आपसे वर्णात्मक प्रजनन की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो आप क्या लिखेंगे? तंतु रूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। अब हम बात करते हैं ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में। हमने ऊन के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की काफ़ी सारी यानी कि अनेक नस्लें पाई जाती हैं। चित्र 3.1 में यद्यपि भेड़ों की ऊन ही उनका एकमात्र स्रोत नहीं है, यानी कि हम केवल भेड़ से ही प्राप्त नहीं करते हैं, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन की ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो याक होती हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तिब्बत और लद्दाख की साइड में पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर उसके बालों का यूज़ ऊन बनाने के लिए किया जाता है। बकरी के बाल से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो आप उनसे कहेंगे कि हमें एक अंगोरा ऊन दीजिए, तो वो आपको जब अंगोरा ऊन देंगे तो वो किस नस्ल से प्राप्त की गई होगी? अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है, जो कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर जो ऊन प्राप्त होती है आपको मार्केट्स में, वो किसकी होती है? भेड़ की होती है। लद्दाख और तिब्बत की साइड में याक के बालों से ऊन बनाई जाती है, जबकि जम्मू कश्मीर के अगर आप साइड जाएंगे तो वहाँ पर अंगोरा ऊन की अंगोरा से बालों से नस्ल की जो बकरियाँ होती हैं उनसे प्राप्त ऊन वहाँ पर प्रचलित है। इससे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें हम पश्मीना शॉल कहते हैं। नाम काफ़ी प्रचलित है पश्मीना शॉल का। ऊँट के शरीर के बालों का भी उपयोग भी ऊँट के ऊन के रूप में किया जाता है, और ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। जैसे कि ये दो जानवर दिए गए हैं यहाँ पर, एक तो लामा दिया गया है, एक यहाँ पर एल्पेका दिया गया है। इन दोनों से भी दक्षिण अमेरिका में ऊन की प्राप्ति होती है। अब आपकी बुक में क्रियाकलाप 3 पॉइंट दिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। आप कर सकती हैं, आप भेड़ का और ऊँट का, इसका भी आप डायग्राम क्या कर सकते हैं? एकत्रित कर सकते हैं। इनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए, यानी कि अपनी कॉपी में उनको लगाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपने क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। हमारे क्षेत्र में इनका नाम भेड़, बकरी, ऊँट और याक ही है। ठीक है। क्रियाकलाप 3.3 दिया गया है। इसमें आपको भारत और विश्व के मानचित्र लेने हैं। मानचित्र पर उन स्थानों को आपको चिन्हित करना है जहाँ पर ये जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि ऊँट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। याक जो है वो तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के बिल्कुल बगल में होगा। इसके अलावा आप अंगोरा बकरी और ये जो बकरी है इसको आप जम्मू कश्मीर में शो कर सकते हैं मैप में। इसके अलावा आप लामा और एल्फोमा को विश्व के डायग्राम में, विश्व के जो मैप होगा उसमें आप दक्षिण अमेरिका में इसको शो कर सकते हैं। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। अब बात करते हैं हम रेशों से ऊन तक कि रेशों से ऊन कैसे बनती है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं।
ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को क्या किया जाता है? भेड़ों को पाला जाता है। पाला जाता है यानी कि उन्हें खिलाया पिलाया जाता है। जैसे बकरी को, जैसे कि गाय को पाला जाता है, उसी प्रकार से भेड़ों को भी पाला जाता है। उनके बालों को काट कर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये ऊन कैसे बनाई जाती है, तो हम इसी प्रक्रम को आगे पढ़ेंगे। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। भेड़ पालन और प्रजनन क्या है, कौन कौन इन्हें पालता है, कहाँ सबसे ज़्यादा इनको पाला जाता है। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करेंगे तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाली जाती है, किन किन क्षेत्रों में पाली जाती है? जम्मू कश्मीर में ही पाली जाती हैं। आपने मूवियों में भी देखा होगा कि वहाँ पर जो पुरानी मूवीज़ थी उनमें भी भेड़ों को चराने का काम किया जाता था, उन्हें गडरिया कहा जाता था। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की पहाड़ी क्षेत्र और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों में भेड़ का पालन किया जाता है। भेड़ शाकाहारी होती हैं और वह घास और पत्तियां पसंद करती हैं। भेड़ जो होती हैं वो पालक यानी कि पालने वाला, जो उसे पाल रहा है, जो उसका स्वामी है, जो उसका मालिक है, वो उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा हुआ पदार्थ। तो खली क्या होता है? जैसे कि सरसों के बीज होते हैं, जब उनमें से तेल निकाल दिया जाता है तब उसका तेल तो बाहर निकल जाता है, लेकिन बीज का जो अवशिष्ट बचता है उसे हम खली कहते हैं। और यह खली किस काम में आती है? यह भेड़ बकरी जो भी होती हैं या फिर गाय भैंस जो भी होती हैं उनके चारे के रूप में यूज़ की जाती हैं और खनिज भी खिलाती हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है। क्यों? और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। इसलिए रखा जाता है ताकि वो ठंड से उन्हें बचाया जा सके। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले 3.1 सारणी को ही स्टडी करते हैं। इसमें दिया गया है आपको लोही नस्ल का नाम है और ये सारे भेड़ों की नस्लें हैं। लोही, रामपुर, बुशायर, नाली या नली, बाखरवाल, मारवाड़ी या पाटनवाड़ी। लोही जो होती है इसकी ऊन जो होती है वो कैसी होती है? अच्छी गुणवत्ता की होती है। और ये सबसे ज़्यादा कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? राजस्थान में और पंजाब में। इसके अलावा रामपुर बुशायर जो नस्ल होती है भेड़ की, उससे कैसी ऊन प्राप्त की जाती है? भूरी ऊन, ब्राउन कलर की ऊन प्राप्त की जाती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम नाली की। तो यह गलीचे की ऊन, गलीचे जो नीचे फर्श पर बिछाए जाते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं, तो उसकी ऊन किससे प्राप्त होती है? हमें नली नस्ल की भेड़ से प्राप्त होती है और यह राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से प्राप्त होती है। बाखरवाल जो होती हैं वो ऊनी शॉलों के लिए, शॉल जो होती हैं शॉल बनाई जाती है। जम्मू कश्मीर में बाखरवाल किस्म की जो भेड़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। मारवाड़ी जो होती है इससे मोटी ऊन का जो मोटी ऊन आती है उसका निर्माण किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा हौजरी जो के लिए पाटनवाड़ी भेड़ का नस्ल का यूज़ किया जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए इसके बालों को काटा जाता है। अब रेशों को ऊन में किस प्रकार से संसाधित किया जाता है या रेशों से ऊन कैसे बनाई जाती है, इसे हम अपने नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको यहीं तक पढ़िएगा और अपने क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच।